हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। हम कक्षा 9 का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। पिछले वाले पार्ट 3 में हमने मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं उसकी अलग अलग विधियाँ देखी थी। ऊर्ध्वपातन विधि, आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, ऐसे हमने बाष्पीकरण बहुत सारी विधियाँ देखी थी। आज हम वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो देखेंगे। वायु एक समांगी मिश्रण है। इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब हमने कल प्रभाजी आसवन पढ़ा था जिसमें हमने द्रव को प्रभाजी आसवन से पृथक किया था। अब इसके द्वारा हम वायु से गैसों को भी पृथक कर सकते हैं। इस विधि के विभिन्न चरण होते हैं। वायु का दाब बढ़ाकर तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करके करते हैं। इसमें वायु का दाब बढ़ा देते हैं और उसका तापमान कम करके वायु को ठंडा करके फिर उसे प्राप्त करते हैं। फिर द्रवीय वायु हमें मिल जाती है। प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना, फिर विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों को हम पृथक्करण करते हैं। ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, इनका क्वथनांक, ऑक्सीजन का क्वथनांक -183 और आर्गन का -186 और नाइट्रोजन का -196। वायु प्रतिशत क्या है इसका? 20.9, 0.9 और 78.1। इस तरह से ये चित्र बना हुआ है। देखिए, हम इस चित्र में देखिए यहाँ पर ये वायु है और वायु को यहाँ पर संपीड़न कर दिया है। फिर यहाँ से ये गर्म वायु है, इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे जल एकत्रित किया है और इसको ठंडा करके यहाँ पे ये इस तरह से ये द्रव नाइट्रोजन आ जाती है और यहाँ पे ये द्रव ऑक्सीजन इकट्ठी हो जाती है। और इस तरह से हम वायु को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं, वायु के घटकों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु का दबाव बढ़ाया जाता है, फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया था। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाई पर क्वथनांक के अनुसार पृथक है। जिसका क्वथनांक जैसा होगा उसके अनुसार उसको पृथक किया जाएगा, जैसा कि चित्र में अभी हमने देखा। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें। अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल में वाष्पीकृत करें। अब देखिए इस चित्र में, देखो इधर जल भंडार है और ठोस पदार्थों के नीचे बैठने के लिए यहाँ पे कुछ हम पदार्थ को छानेंगे तो यहाँ पे ठोस पदार्थ कुछ बैठ जाएंगे। फिर नीलम्बुत अशुद्धियाँ तलहट पे फिर थोड़ी सी और बैठ जाएंगी और फिर उसको छानक टैंक में डालेंगे तो इस तरह से यहाँ पे कंकड़, मोटे कंकड़, इस तरह से अशुद्धियाँ बैठ जाएंगी। और बैक्टीरिया मारने के लिए इसमें क्लोरीनीकरण होता है और फिर इस तरह से हमें घरों में ये जल प्राप्त होता है। इस तरह से जल को शुद्ध किया जाता है। अब विलयन को छानक पत्र से ढक दे तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा करने के लिए शांत छोड़ दे। अब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इस पूरे प्रक्रम को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि में क्या होता है? क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। इसको उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। इस अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे समुद्र में जो से हम नमक प्राप्त करते हैं उसमें हम जो नमक खाते हैं वो हमें सीधा समुद्र से प्राप्त किया हुआ नमक नहीं होता, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है और हमें वो शुद्ध करके फिर मिलता है और उसको हम क्रिस्टलीकरण विधि से प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। और क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम है। अब क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण से किस कारणों से उत्तम है वो हम देखते हैं। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं।
छानने के पश्चात भी अशुद्ध या विलेय पदार्थ को विलायक में घुलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है और वाष्पीकरण होने पर अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर देती है। अब वाष्पीकरण में कुछ अशुद्धियाँ फिर भी रह जाती हैं और फिर वो ठोस को दूषित कर देती है। क्रिस्टलीकरण में ऐसा नहीं होता है। अब इसको हम किस पे अनुप्रयोग कर सकते हैं? इससे हम समुद्री जल द्वारा नमक को प्राप्त कर सकते हैं क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा, और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को भी हम पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार के मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी एक का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, उसका द्रवनांक तथा क्वथनांक इत्यादि को हम भौतिक गुण कहते हैं। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं। उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन है। ऐसे पदार्थों का परिवर्तन जिसमें उसकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से फिर पानी, तो उसकी जो रासायनिक प्रकृति उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कि बर्फ, जल, वाष्प अलग अलग दिखते हैं, ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। अब जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनकी रासायनिक गुणधर्म भिन्न है। इनकी गंध, ज्वलनशीलता में भी अंतर है। और हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है और जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ से दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसके रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं। जैसे कि हम किसी सेब को कट करते हैं तो वो काला पड़ जाता है, तो वो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, इसलिए वो काला पड़ जाता है। अब इसका एक और उदाहरण देखते हैं हम। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? अब आप मोमबत्ती को जला रहे हैं, तो मोमबत्ती जो पिघल रही है वो तो उसका भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती जो जल रही है, इस तरह से मोमबत्ती है, मोमबत्ती को हम ये जला रहे हैं तो ये जल रही है और इसमें धुआं निकल रहा है, ये जल रही है, ये इसका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और जो ये पिघल के नीचे गिर रही है, इस तरह से पिघल जाती है, ये इसका भौतिक परिवर्तन है। तत्व के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट बायल ने। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाजिये ने सन 1794 ने सबसे पहले तत्व का परिभाषित को प्रयोग तथा प्रतिपादित किया था। अब तत्व को परिभाषित एंटोनी लॉरेंट लवाजिये ने किया था और तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बायल ने किया था। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसके रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित किया नहीं जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। अब तत्वों को किस में वर्गीकृत किया जाता है? धातु, अधातु एवं उपधातु में। अब धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुण धर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। ये चमकीली होती है, ये चांद जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है, ये ताप तथा विद्युत का सुचालक होती है, ये तन्य होती है, ये आघातवर्तिनी होती है। इसको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। जैसे सोने को हम पीटकर उसको लंबा चादर की तरफ ढाल सकते हैं। सोने की धातुएं बनाई जाती है, चांदी की बनाई जाती हैं। तो धातुएं आघातवर्धनी होती हैं और ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। इसमें आवाज़ आती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि सभी क्या है? धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव रहता। पारा एक
एक अपवाद है जो कमरे के तापमान पर एक अकेला जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पारा द्रव अवस्था में रहता है। अब अधातु है। अधातुओं के हम विभिन्न गुण पढ़ेंगे। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप विद्युत का कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण, आघातवर्धनीय नहीं होती। ये चमकीली भी नहीं होती, इसमें ध्वनि भी नहीं आती और आघातवर्धनीय भी नहीं होती। ये धातु से इसके गुणधर्म उल्टे होते हैं उससे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुण धर्मों को दर्शाते हैं जिन्हें हम उपधातु कहते हैं, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, अर्मेनियम इत्यादि। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ये उपधातु के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। कौन कौन से ऐसे उपधातु हैं? तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये धातु और अधातु के दोनों के गुण गुण दर्शाते हैं इसमें। अब ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए हम देखते हैं। अभी तक हमें ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं और 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि पारा द्रव अवस्था में रहता है और ब्रोमीन भी द्रव अवस्था में रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। और गैलेनियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 के केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। अब ये इस 303 केल्विन के तापमान से अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं, गैलियम और सीजियम। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब हम यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन होता है। अब जैसे कि H2O है, अभी नियत अनुपात में होता है। इसमें H क्या है? 2 है और ऑक्सीजन क्या है? 1 है। तो ये इसका नियत अनुपात है, तो इसको हम यौगिक कहेंगे। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? ये हम एक क्रियाकलाप से समझेंगे। जैसे कि समूह एक को हम लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं और समूह 2 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं और मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा करें। समूह एक में हम लोहे का चूर्ण और सल्फर पाउडर ऐसे ही दे देंगे और समूह 2 में वो उसको गर्म करेंगे। अब समूह 1 और 2 क्या देखते हैं? प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं और जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। अब इस सामग्री के आसपास हम इस तरह से चुंबक ले जाएंगे। ये हमने सामग्री देगी और यहाँ पे चुंबक ले जाएंगे। अब देखते हैं कि ये चुंबक यहाँ पे इसको आकर्षित करता है या नहीं करता है। दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग बनावट की तुलना करें। फिर दोनों की हम तुलना करेंगे। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाते हैं, फिर एक भाग में हम कार्बन डाइसल्फाइड मिलाते हैं और मिश्रण अच्छी तरह मिलाकर उसे छान लेते हैं और प्राप्त पदार्थ के दूसरे में तनु सल्फ्यूरिक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं और फिर देखते हैं इस क्रियाकलाप को लोहा या सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराते हैं और अवलोकन नोट करते हैं। समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है और यह रंगहीन है और गंधहीन है और ज्वलनशील भी है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। अब ये प्रयोग की जांच हमें कक्षा में नहीं करनी है। समूह 2 द्वारा जो प्राप्त गैस थी हाइड्रोजन सल्फाइड, यह रंगहीन है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। ये क्या समूह 1 में हमने देखा कि इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो रंगहीन है, गंधहीन है और ज्वलनशील है, और इसमें जो गैस है वो उसकी गंध इतनी गंदी है जैसे कि सड़ा हुआ अंडा हो, उस तरह की हमें गंध आती है। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ विभिन्न गुण दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप और भौतिक परिवर्तन हुआ और समूह 2 की क्रिया स्वरूप उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ इसलिए उसकी गंध बदल गई। समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है, दिए गए पदार्थ लोहा और सल्फर। इस तरह से हमें ज्ञात होता है कि समूह 1 में जो पदार्थ हैं वो 2 पदार्थों का मिश्रण है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होता है।
इसका अंतर है, ये एग्ज़ाम में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। मिश्रण क्या होता है? तत्व यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं और किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। और यौगिक क्या होता है? ये तत्व की क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि H2O, H और ऑक्सीजन और मिलकर ये H2O बनाते हैं, तो ये जल बन जाता है, तो ये नए किसी तत्व का निर्माण करते हैं। अब मिश्रण का दूसरा पॉइंट है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, ये परिवर्तन होता रहता है और नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। अब यौगिक में जो नया पदार्थ होता है वो सदैव स्थायी होता है। मिश्रण इसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। मिश्रण जो तत्व के गुणधर्म है उसको दर्शाता है। और यौगिक क्या होता है? नए पदार्थ के गुणधर्म को पूरी तरह से भिन्न होते हैं। अब इसमें जो नया पदार्थ बनता है और पहले वाले से उसका गुणधर्म बहुत भिन्न होता है। घटकों का भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है। इसको भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है, लेकिन इन घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जाता है। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर है, जिसको आपको याद कर लेना है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ के समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट, रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थों की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। अब इस तरह से यहाँ पे रेखा चित्र दिया हुआ है, जिसको हम देख सकते हैं। ये पदार्थ है, पदार्थ के 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ रखा था। इसके शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं? सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। और इसके उदाहरण है कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन। और यौगिक क्या होता है? नियत संगठन, रासायनिक और विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया घटकों में विघटित किया जा सकता है। और इसके उदाहरण है मीथेन, चीनी, नमक। अब हमने मिश्रण पढ़े थे। मिश्रण में समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ये समान संगठन वाले होते हैं, असमान संगठन वाले होते हैं, जिसमें जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल, एल्कोहल, ये सब समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण है बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल, ये सब क्या है? विषमांगी मिश्रण है। स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मेरी वीडियो रिवाइज़ करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसको पढ़ते रहिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए।